हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2020 का पेपर करेंगे जो 12 अप्रैल 2021 को हुआ था। देखिए लास्ट क्लास में हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे शिफ्ट 3 का पेपर और देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें किस तरीके से एग्जाम इन क्वेश्चन को करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि है और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए। इसमें देखिए मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए राघव है जो 80% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। तो मैं मान लेता हूँ अगर इसकी इनकम 100 रुपए है, ठीक है, तो ये खर्चा कितने परसेंट करता है? 80%। ठीक है, तो 100 का 80% 80 रुपए, तो इतने रुपए खर्चा करता है। तो बताइए इसकी सेविंग कितनी होगी? अगर ये 100 रुपए में से 80 रुपए खर्च करता है तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने बोला है कि इसकी इनकम में 12% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इनकम पहले 100 रुपए थी तो कितना परसेंट? 12%। तो 12% का मतलब कितना हो गया? 12 रुपए। तो कितने हो गए? 112। और इसकी एक्सपेंडिचर में 17.5% की इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको सेविंग में कितना चेंज हुआ। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या बोला है? 17.5% इंक्रीज हुआ है। तो देखिए 80 का आपको क्या निकालना है? 70.5%। तो ये निकाल लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा? 17 इंटू 136। ठीक है, तो ये तो 13.6 हो जाएगा। 0.5% और निकालेंगे तो 0.4, यानी कितना आ जाएगा? 14। या आप इस तरीके से भी कर लीजिए। देखिए 17.5% की फ्रैक्शन निकाल लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 35/2 और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और यहाँ से 40, तो 7/40 होगा। तो 80 का 7/40 कितना हो जाएगा? देखिए 40 से 2 बार तो कितना आ रहा है? 14। तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका कितना आया? 14। ठीक है, इसमें इंक्रीज कितने हुआ? 14 रुपए का। तो यहाँ से पहले एक्सपेंडिचर 80 रुपए था तो 14 रुपए बढ़ गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 94 रुपए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे अब सेविंग कितनी होगी? यानी 112 रुपए इनकम है और 94 रुपए वो एक्सपेंस कर देता है। ठीक है, खर्च कर देता है। तो कितना बचा? देखिए 6 और 16 रुपए। तो यहाँ से कितना बच गया? 18 रुपए। ठीक है, तो 18 रुपए उसकी सेविंग बच गई। अब इसने पूछा है कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट की डिक्रीज हुआ है। तो बताइए यहाँ से कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है? माइनस कर दीजिए। तो 2 रुपए डिक्रीज हुआ है। किस पर हुआ है? 20 रुपए पर। 20 रुपए पर इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ गया? देखिए 2 से काट दीजिए 10%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी समवर्त ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 12.5 सेंटीमीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 275 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बतानी है। ठीक है, आपको क्या बतानी है? इसकी रेडियस बतानी है। आपको गिवन क्या है? देखिए आपको दे रखी है रेडियस और हाइट का जो सम दे रखा है r+h, यह आपको दे रखा है 12.5। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। और यहां से इस टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r+h और ये आपको दे रखा है 275। क्लियर है? तो यहां से देखिए, यहां से हमें क्या निकालना है? r निकालना है। r+h की वैल्यू आपको दे रखी है तो 2πr, ये r+h 12.5 है। तो यहां से 275 डिवाइडेड बाई 12.5। ठीक है, तो यहां से देखिए पॉइंट हटा दीजिए। यहां से 25 से काट दीजिए तो 25 पंजे 125, 25 दो बार बच जाएगा 1, 110। तो यहां से 2πr की वैल्यू कितनी आ गई? 22। तो यहां से r कितना आ गया? देखिए अगर यहाँ पे 2πr अगर 44 होता है तो रेडियस कितनी होती है? आपको याद होगा रेडियस कितनी होती है? 7। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? अगर 22 है, इसका आधा है, तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यानी कितना आ जाएगी इसकी रेडियस? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिए एक चीज याद रखना हमेशा कि अगर रेडियस 7 हो, 14 हो, ये चीजें याद ही रख लेना। ठीक है, एसएससी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा 7, 14, 21, 28 और इस तरीके से, तो ये होता है 44, 88, 132, 176, 220 और इस तरीके से 264।
तो ये चीजें आपको, ये सारणी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे इस चीजों का कि अगर आपके पास पेरीमीटर 44 है तो रेडियस डायरेक्ट क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, इससे टाइम बच जाएगा आपका। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि माना वो किसी वर्त का केंद्र है, ठीक है। कोई भी एक सर्किल है, उसका सेंटर क्या है, ओ है। पीए और पीबी वर्त के बाह्य बिंदु पी से वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं और ए और बी वर्त पर स्थित बिंदु हैं। यदि ए पी बी 50 डिग्री है तो ओ ए बी क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। देखिए बता देता हूं दोबारा। देखिए क्या दे रखा है आपको, एक सर्किल दे रखा है, ठीक है। एक सर्किल दे रखा है आपको, इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। और यहाँ एक बिंदु P है बाहर। इस P से यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट लाइन खींची गई है, PA और PB, ठीक है, PA और PB। और आपसे बोला है APB, ये वाला एंगल 50 डिग्री है। और आपसे पूछा है OAB, ठीक है, OAB ये वाला, तो ये वाला एंगल पूछा है। लास्ट शिफ्ट में ये वाला एंगल पूछा था, ये वाला एंगल पूछा था। तो दोनों एंगल सेम होते हैं, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम है तो दोनों एंगल सेम होते हैं। और मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा क्या होता है θ/2। तो अगर ये थीटा है, यहाँ पे थीटा कितना है 50 डिग्री, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 25 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और मैंने लास्ट क्लास में इसका प्रूफ भी बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है तो लास्ट शिफ्ट देख सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 डिग्री। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos थीटा प्लस sec थीटा माइनस 2√2 इक्वल टू 0 है। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पुटिंग मेथड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए अगर आपको थीटा पुट करना है तो यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि न्यून कोण दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इस तरीके से आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यह ऑप्शन चेक करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे √2 दे रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डायरेक्ट भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे √2 दे रखा है, अगर यहाँ पे हम 30 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पे √3 आएगा, जो कि यहाँ पे कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो √30 डिग्री हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे। देखिए अगर हम 45 डिग्री पुट करते हैं तो वहां क्या होगा, देखिए 45 डिग्री पुट कर दीजिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो देखिए 2 cos थीटा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस sec 45 का मान कितना हो जाएगा √2 माइनस 2√2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा √2, तो √2 और प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2 और ये बन के क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो थीटा का मान क्या होगा इसमें 45 डिग्री। तो ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका जो एग्जाम में आपको करना है। अगर आप बेसिक से करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो तो बेसिक से करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे अपन 1/cos थीटा, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा देखिए 2 cos थीटा प्लस 1/cos थीटा माइनस 2√2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए cos थीटा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी cos स्क्वायर में, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2√2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये cos थीटा तो उधर जाके 0 बन गया। तो यहां से देखिए ये फॉर्मूला बन गया किसका, √2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से cos थीटा का मान क्या आ जाएगा 1/√2, तो थीटा का मान यहां से क्या आ गया 45 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बेसिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ट्राइंगल PQR में PQ और PR 25 सेंटीमीटर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो P से QR पर माध्य का PS इस प्रकार है कि PS 7 सेंटीमीटर है, तो QR की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें PQ और PR दोनों इक्वल हैं और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। और यहाँ P से एक मीडियन डाला गया है सामने वाली भुजा पर, ठीक है।
पी एस ये मीडियन है। जो मीडियन क्या करती है, इसे बराबर भागों में डिवाइड करती है। क्लियर है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए अब अगर आपको पता होगा कि ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल कौन सा हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो इसमें क्या होगा, जो माध्यिका है जो ये है, यही तो क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, मीडियन होगी, यही एल्टीट्यूड होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगी। ठीक है, और यही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। कि अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है तो ये वाले जो होगी, ठीक है, ये सभी क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर ये मीडियन है तो ये एल्टीट्यूड भी होगी, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देख लीजिए पी क्यू एस में, तो पी क्यू एस में ये 7 सेंटीमीटर है, ये 25 है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, या ट्रिपलेट आपको पता होगा 7, 24, 25। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है। तो अगर दो साइड क्या है, एक 25 है, एक 7 और तीसरी साइड क्या होगी, 24 सेंटीमीटर। तो इस आपको पूछा है क्यू आर की लंबाई, तो ये भी क्या होगी, देखिए 24 सेंटीमीटर होगी। तो 24 और 24 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8,589 रुपए में, ठीक है, 79 रुपए में बेचने के बाद लाभ वस्तु को 6,341 रुपए में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये बेचता है 8,779 रुपए में। ठीक है, तो इतने रुपए में बेचता है, तब इसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है 8,579 रुपए में। ठीक है, इतने में बेचता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। ये जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये प्रॉफिट होता है, उतना ही लॉस होता है अगर ये इसको 6,341 रुपए में बेचे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इसको टोटल लाभ प्रतिशत आपको बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2x का। ठीक है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2x का। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो वो देख लीजिए। देखिए घटा दीजिए, 8,579 है, इसमें से 6,341, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 8, 4 तो 3 7, 3 और 2 5 और 6 2 8, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1119। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,119 रुपये। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से इतने रुपए अधिक में बेचा तब ये इतना बना है। तो यहाँ से बताइए कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसमें से ये घटा दीजिए प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट ही तो है, यहाँ पे क्या क्या है, ये प्रॉफिट ही तो है। तो देखिए इसमें से घटा दीजिए 1,119, तो यहाँ से अपन घटा देंगे तो 0, 6, 4 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया इसका, 7,460 रुपये, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब आपसे पूछा है इसका प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, तो बताइए इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1,119 रुपए का। और कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 7,660 इंटू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से काट दीजिए इसको, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 2 बार काटेंगे तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, देखिए कितना टाइम है इसका, ये 3 टाइम, 3 गुना है, ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, तो कितना आ गया देखिए 5 इंटू 3 15%, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या करना है, इतना कुछ नहीं लिखना, आपको एग्जाम में देके बता देता हूँ एग्जाम में आपको डायरेक्ट कैसे करना है। आपको डायरेक्ट सोचना, इसमें कुछ डायग्राम नहीं बनाना, ये समझाने के लिए बताया मैंने। आपको डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाला आपने, जैसे आपने डिफरेंस निकाला तो वो कितना आ गया, 1,119। ठीक है, फिर 1,119 इसमें से घटा देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो ये कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 7,660। ठीक है, इंटू 100, और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 15% आ जाएगा। और ये पहले आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है, इनका डिफरेंस है, ये 2 की वैल्यू है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, जो आपने ये डिफरेंस निकाला है, ठीक है, पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकाला वो किसकी वैल्यू है,
2 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आने के बाद ये परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अभी बताया वैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है और आपको बताना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको क्या कर दीजिए, आप x से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ से x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन x कितना आ गया, 3 आ गया। आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। ठीक है, तो 3 या 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, ये हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, 8 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज तो आ गई हमारे पास। अब इसी का स्क्वायर करके वापस करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करके, ठीक है, x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 47। अब फिर से वापस वही प्रोसेस कर दीजिए, तो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 कितना हो जाएगा, 47 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए 47 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 कम है तो 0 9, और 3 कम है तो 25 में से 3 घटा दीजिए तो 22, तो 22 0 9 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 22 0 7। ठीक है, तो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 आ गई ये, और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर है 7। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 2 इंटू x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 कितना है 22 0 7, तो 22 0 7 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 7 दूनी 14, 22 दूना 44, तो इसमें से 35 घटा दीजिए, तो 35 घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये देखिए 4379, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 6887 है तो x माइनस 1 अपॉन x का मान बताइए। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 आपको कितना दे रखा है 6887। ठीक है, आपको निकालना है x माइनस 1 अपॉन x। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा 6889। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब अगर इसको उठाना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट डिजिट क्या है 9, तो स्क्वायर में लास्ट डिजिट कौन सी डिजिट में आ सकती है, या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, या 7 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। जैसे 3 और 7 पता चल गया, अब लास्ट के 2 डिजिट काट दीजिए, अब बचे 2 डिजिट। अब आपको देखना है कि कौन से स्क्वायर के बीच में है। जैसे देखिए 6 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, तो ये 64 और 81 के बीच में है, तो इसमें कौन सा लेना आपको, कम वाला। ठीक है, ये वाला लेना है, तो या तो होगा 83 यहाँ पे। ठीक है, या तो होगा 83 होगा, या क्या होगा इसका 87। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो देखिए किसके आसपास है वो देख लीजिए, ये तो किसके हैं 90। ठीक है, 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100, और यहाँ पे 80 के आसपास है, तो ये 6400 के आसपास होना चाहिए। तो ये किसके आसपास है, इसके आसपास है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो आपको पता चल गया इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 83। क्लियर है, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 83। देखिए मैंने एक ई बुक बनाई है जिसमें एक कंप्लीट कैलकुलेशन ट्रिक है, जैसे स्क्वायर रूट वगैरह निकालना, मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट वगैरह, सब पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें आप 21 रुपीज में ये कंप्लीट आप परचेज कर सकते हो, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना आ गया 83। अब हमें चाहिए x माइनस 1 अपॉन x। तो देखिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर -2 कर दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, और इधर बन गया 81। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कर होकर क्या बन जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x कितना आ गया 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कोई ट्रक है वो किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो ट्रक को उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लगता है।
तो आपको बताना है मूल चाल का 50% बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको कांस्टेंट डिस्टेंस दे रखी हो और इसमें चाल में कम किया गया हो या ज्यादा किया गया हो तो एक फॉर्मूला याद रखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये तो इसमें आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला होता है v1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस V2, ठीक है, इनका डिफरेंस इंटू टाइम, और ये इक्वल होता है डिस्टेंस के। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में, एसएससी के हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कंफर्म ही, ये फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इस फॉर्मूले से ही पूछा जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है v1। देखिए यदि इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया, मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल स्पीड इसकी v है, ठीक है। तो पहले स्पीड इसकी v थी, बाद में इसको कितना कम किया, v माइनस 8 किलोमीटर कम कर दिया, तो बाद में जो स्पीड हुई, नई स्पीड हो गई, वो कितनी हो गई, v माइनस 8 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 जो कि दे रखा है हमें, इंटू कितने घंटे अधिक लगता है 2 घंटे, तो यहाँ पे इक्वल टू, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। क्लियर है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, ये 4 तो v माइनस 8 ये कितना हो जाएगा 480 इंटू 4। देखिए यहाँ से या तो आप सोल्व कर लीजिए तो क्वाड्रेटिक बनेगा, या आप यहाँ से डायरेक्ट पुटिंग मेथड लगा दीजिए। देखिए आप यहाँ से सोच लीजिए v की मान क्या हो सकता है। देखिए यहाँ से v माइनस 8 है, ठीक है, इसमें से 8 कम करेंगे और यहाँ पे, तो इस तरीके से इसको इस तरीके से लिख दीजिए। देखिए 48 इंटू 40, इस 10 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 40 इंटू 48 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए सोचिए, यहाँ पे अगर v की वैल्यू 48 है तो यहाँ पे 48 माइनस 8 करेंगे तो 40, तो ये आ रहा है, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 48, ठीक है। स्पीड कितनी आ गई इसकी 48, लेकिन हमें पूछा क्या है, देखिए हमें पूछा है इसका ओरिजिनल स्पीड का 50%, तो इसका 50% यानी आधा कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई a और b है और इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 24 है, तो आपको बताना है कि ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। देखिए आपको ट्राइंगल दे रखा है, एक कोई भी एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड दे रखी है आपको, जैसे मान लेता हूँ ये एक साइड a है, ये b है, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, और तीसरी साइड c मान लेता हूँ। इन दो साइड का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 24। क्लियर है। और आपको बताना है कि ऐसे कितने पॉसिबल हैं ट्राइंगल्स। तो देखिए यहाँ पे अगर a और b दोनों का प्रोडक्ट 24 है तो ऐसे कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। देखिए एक साइड 1 हो, दूसरी साइड 24 हो, ठीक है, ये a और b की बता रहा हूँ। एक साइड 2 हो, दूसरी साइड कितनी हो जाएगी 12, तब भी इनका प्रोडक्ट सेम होगा। ये 3 हो और यहाँ पे 8 हो तो भी हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 6 हो तब भी हो जाएगा, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं, बाकी ये तो रिवर्स हो जाएगा, वो सेम ही हो जाएगा ट्राइंगल। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। ये दो साइड की पॉसिबिलिटी तो क्या होगी, दो साइड तो ये हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 24 है। अब तीसरी साइड का हम देखते हैं, तीसरी साइड से कितने ट्राइंगल बना सकते हैं अपन। तो देखिए तीसरी साइड के लिए आपको ये पता होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से कि जो तीसरी साइड होती है, ठीक है, ये तीसरी साइड, दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, यानी a प्लस बी दो साइड का सम क्या होगा तीसरी साइड से बड़ा होता है। और a क्या होता है कि दो साइड का जो डिफरेंस है, दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होता है, ठीक है। तो यहां से हम तीसरी साइड का पता लगा सकते हैं। देखिए तीसरी साइड क्या होगी a प्लस बी और a माइनस बी से इन दोनों के बीच में होगी। तो यहाँ पे a और b आपको पता है, यहाँ से c की बताना है। तो देखिए c की कैसे हो सकती है, एक बार a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना होगा 25, तो जो c की होगी, ठीक है, ये रेंज होगी वो कितनी होगी 24 माइनस 1 23। तो यहाँ पे देखिए c की कौन सी हो सकती है 23 और 25 के बीच में, तो एक पॉसिबिलिटी है 24, ठीक है, यानी तीसरी साइड क्या हो जाए 24 हो जाए और दोनों साइड 1 और 24 और तीसरी साइड भी क्या हो जाए 24, इस तरीके से। तो एक पॉसिबिलिटी है इसमें। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए 12 और 2 14 और इनका डिफरेंस 10। इनके बीच में कितने पॉसिबिलिटी हैं, सी का मान देखिए क्या क्या हो सकता है 13 हो सकता है, सॉरी 10 हो सकता है, 11 और 12 और 13, ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी है इसमें। तो इससे कितने ट्राइंगल बना सकते हैं अपन 3 ट्राइंगल बना सकते हैं। इसमें देखिए a प्लस बी 8 और 3 11, ठीक है, 8 और 3 11 और इसका डिफरेंस कितने का है 5 का। तो देखिए इसमें कितने पॉसिबल है सी की वैल्यू, यहाँ पे 6 7 8 9 10, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से कितने ट्राइंगल पॉसिबल है? 5। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 और 4 10, सी की वैल्यू क्या हो सकती है? इनका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस 2, तो इनके बीच में कितना हो गया? इसमें कितने पॉसिबल हैं? 7। क्लियर है? देखिए सी की अपने क्या किया, दो साइड तो हमें पता थी और तीसरी साइड का हमें पता लगा लिया कि तीसरी साइड में कितने कितनी वैल्यू हो सकती है। तो इसी तरीके से अलग अलग ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, तो यहाँ पे टोटल ये ट्राइंगल पॉसिबल है, तो यहाँ पे इनको जोड़ दीजिए, 3 और 4, 3 1 4 5 4 9, 9 और 7 16, तो टोटल कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? 16 ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, दो वर्ग हैं जो एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, यदि उनके व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। देखिए आपको क्या दे रखा है? एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये एक सर्किल दे रखा है और इसमें ठीक है आंतरिक रूप से एक दूसरा सर्किल है जो इसको स्पर्श करता है इस तरीके से, ठीक है, और इनका व्यास दे रखा है, इनका डायमीटर कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। देखिए अगर मैं इसका जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस तो कितनी है? यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और ये छोटा वाला सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखिए इस जो बड़े वाले की है वो तो 4 है, देखिए ये किस तरीके से होगा? ये सेंटर होगा, तब देखिए ये तो क्या हो गई? इसकी रेडियस होगी बड़े वाले की, तो ये तो 4 सेंटीमीटर है पूरी, और छोटे वाले के लिए रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी? आधी, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये भी क्या हो गई? इसकी 2 सेंटीमीटर रेडियस, और दोनों का सम कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यानी ये क्या होगा? जो छोटा वाला सर्किल है वो इसके सेंटर से जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि दोनों सर्किल के सेंटरों के बीच में आपकी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, इस सेंटर और इस सेंटर के बीच में डिस्टेंस बतानी कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन फिक्स है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको जो प्री का टायर फर्स्ट रहता है इसमें पूछा जाता है, चाहे किसी एग्जाम हो, ठीक है, ये एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। आपको कोई भी एक नंबर दे रखा है और बोला है कि 8 और 5 से पूरी तरह विभाज्य है, तो बताना है x और y के बड़े से बड़े संभावित मान बताइए, ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 6 3 4 8 7 x y ये दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा? 8 और 5 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो देखिए लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? अगर ये 5 से डिविजिबल है तो या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि 8 से भी पूरी तरह डिविजिबल है, यानी 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ये लास्ट के 3 डिजिट क्या हो? 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो, तो 8 से डिवाइड होंगे यानी सम होना चाहिए, y का मान तो कितना होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 0, ठीक है, तो यहां से क्या होगा? 0, तो y का मान तो कितना आ गया? 0। देखिए y का मान तो आ गया हमारे पास 0, 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि 8 से डिविजिबल है। अब आपको देखना है कि ये लास्ट 3 डिजिट क्या हो? 8 से पूरी तरह डिवाइड हो, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम मान बताना है x का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? पूरी तरह 8 से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है कि एक तो 2 हो सकती है, देखिए 72 हो जाएगा, तो 8 नाम 72 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और क्या हो सकता है? यहाँ पे हम पुट करें 6, ठीक है, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन हमें पूछा क्या है? देखिए बड़े से बड़े संभावित मान पूछा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे 2 तो लेंगे नहीं, कौन सा लेंगे? 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 0, तो कौन सा ऑप्शन है? 6,0, ये वाला। 30 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात आपसे दे रखा है, ये है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस है 180 का, तो संख्याओं का योगफल आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे जो फ्रैक्शन में दे रखा है नीचे वाले इनका एलसीएम से गुना कर दीजिए, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 9 और 4 का एलसीएम 36, तो इसको कंप्लीट को 36 से गुना कर दीजिए। तो जैसे 36 से गुना करेंगे तो 9, यहाँ पे 9 चौक 36, 5 चौक 20, 12 36 और 7 21, ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। अब आपसे बोला है कि बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी तो क्या है? 21, और सबसे छोटी क्या है? 9, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है? 180, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 12 का, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180,
और आपसे पूछा क्या है, इन तीनों का सम पूछा है। तो देखिए यहाँ पे तीनों का सम कितना हो जाएगा 30 50। तो आपसे पूछा है 50 यूनिट की वैल्यू। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 15। तो कितना आ गया 750। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा 65/36 है, 33 है, तो आपको बताना है 8 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण अपॉन, ठीक है, आधार। तो कर्ण तो कितना हो जाएगा इसका, ये सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तो है 65 और आधार कितना है इसका 63। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लंब आ जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर इसका रूट, ये आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट होता है इसका 16 63 65। ठीक है, तो इसका होता है 16 63 65। ये आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 256। ठीक है, ये किसका है 16 का। तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर कितना आ गया 16। तो आपसे पूछा है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 8। कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे 65/16 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो 63/16। यहाँ से सोल्व कर दीजिए, देखिए 16 है, बेस तो सेम है, तो यहाँ से 8 इंटू 2/16। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस आपको दे रखा है 1280 रुपए, यदि कोई दुकानदार 30% की छूट देने के बाद भी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है। आपको क्या याद रखना है इसमें, देखिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये परसेंटेज में, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको हर एग्जाम में इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए आपसे क्या बोला है कि 30% की, और इसमें लाइन का ध्यान रखना, 30% की छूट देने के बाद वो कितने परसेंट का 12% का लाभ पर बेचता है। तो ये लाइन लिखी हुई होगी, तो यहाँ से आपको बताना है। देखिए कॉस्ट प्राइस अपॉन डिस्काउंट कितने का दिया उसने 30% का, तो 100 माइनस 30 70 इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12% का, तो यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा 112। देखिए यहाँ से 14 से काट दीजिए, 14.70, 14 इंटू 112। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5:8। ठीक है, इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, मार्क प्राइस दे रखा है 1280। 1280, तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 8 6 48 160। और आपसे पूछा है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या कितना है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 16 पंजे 80। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 800। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए यदि x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 है तो आपको बताना है इसका मान। आपसे बोला है एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, एक वैल्यू को आप 0 पुट कर दीजिए, यहां से एक वैल्यू को आप 0 पुट कर दीजिए, जेड को 0 पुट कर दीजिए, या यहाँ से यहाँ पे देखिए 0 पुट कर दीजिए, और बाकी का यहाँ पे x और y है और ये 0 होना चाहिए, तो सेम पुट कर दीजिए 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 1 y बराबर 1 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए 1 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और डिवाइडेड बाय 1, तो 2/1, तो कितना आ रहा है इसका आंसर 2। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर का कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 6750 रुपए है। यदि धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज क्या हो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया गया हो। क्लियर है। देखिए सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए इसका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6750। देखिए आपको रेट दे रखी है 12% और टाइम दे रखा है 3 साल, और आपको CSI दे रखा है 6750। ठीक है, तो देखिए यहां से हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। देखिए प्रिंसिपल क्या होगा, ये 6750 है,
ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, इफेक्टिव रेट बता देता हूँ। यहाँ पे इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, देखिए 12% की रेट से 3 साल के लिए 36%, इसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट, ये 36% की वैल्यू है। तो देखिए ये 36% की वैल्यू है और आपको निकालना किसकी है, 100% की वैल्यू। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, तो यहाँ से 36 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से क्या कर दीजिए आप, 25 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 चौक 100, 4 इंटू 32, 4 नाम 36, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63, कितना बच गया 4, 9 पंजे 45, 0। इसको 25 से गुणा कर दीजिए तो 0, 25 पंजे 125, तो 12 यहाँ पे, और 25 की 150, 25 आते 175, 175, 185 और 187। तो ये आ गया इसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपने प्रिंसिपल निकाल लिया, क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है, इसके बाद में ये पूछा है कि अगर रेट कितनी हो, अगर रेट 20% हो और टाइम ये 2 साल हो और ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक रूप से हो, तो बताइए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो अगर ब्याज क्या है, हाफ ईयरली है, अगर ब्याज हाफ ईयरली है तो आपको पता है रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी आधी, और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना, टाइम हो जाएगा दुगना। 2 साल है तो कितना हो जाएगा, 4 साल। तो अब आपको बताना है कि प्रिंसिपल आपके पास पता है 18,750 रुपए, क्लियर है। तो 18,750 रुपए है, 10% से 4 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है, ये चीज आपके निकालनी है। देखिए इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मूले वगैरह हैं, सभी तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपको बता देता हूं जिसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। देखिए जबकि आपको सीआई निकालना है तो देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10% दे रखी है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, ठीक है। तो आप क्या कर दिए, देखिए पहली साल क्या होगा, 18,750 है, 18,750 है, ठीक है। इसका क्या होगा 1/10, तो कितना जाएगा 18,75। फिर जो ब्याज आया इस पर ब्याज लगेगा, ठीक है, तो वापस इसका 1/10 करेंगे, तो सेकंड साल क्या होगा, जो सेकंड ईयर क्या होगा 187.5। तीसरी साल वापस 1/10 करेंगे इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18.75, और चौथी साल क्या हो जाएगा 1.87, और इसको गुना कर दीजिए, आपको याद होगा 4641, ठीक है, इस तरीके से, और इनको गुना करके सबको जोड़ दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां से देखिए इनको गुना कर दीजिए, देखिए इनको गुना करेंगे, 4 से गुना कर दीजिए तो 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 30, 3, 8 चौक 32 और 32 3 35, यहाँ से 3 4 और 3 7, यहाँ से 7500 प्लस, यहाँ से 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, यहाँ पे 3, 6 7 42 और 3 45, 4 6 48, 4 52, 5 6 और 5 11, 1125 प्लस 4 से गुणा करेंगे, देखिए ये क्या है 18 प्लस 3/4, तो 4 से गुणा करेंगे तो 72 और 3, ठीक है 75, और यहाँ पे 1.87, इन सभी को जोड़ दीजिए तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 6, 6 5 11, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 11 का 1, हासिल 1 चला जाएगा, तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0, ठीक है। वैसे कर लेते हैं अपन, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। देखिए 7500 है, यहाँ पे 1125 है, फिर 75 जोड़ना है और इसमें क्या जोड़ना है 1.87, ठीक है, तो 0.875, यहाँ पे 10 और 11 का 1, हासिल 1 चला जाएगा, 10 का 0, हासिल 1, 5 6 और 7, यहाँ पे 7 और 1 8, तो 8701.875 आएगा, ठीक है। तो ये किसके आसपास आ रहा है 8702, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं होगा सर, इसमें आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, देखिए मैं तरीके से बता देता हूं आपको क्या करना है। इफेक्टिव रेट का तरीका भी आप लगा सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे इसकी इफेक्टिव रेट क्या होती है आपको पता होगा, 10% के लिए 10% के लिए 4 साल की जो कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट होती है वो याद रखना 46.41% होती है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है 18,750 है, इसका 46.41% निकाल लीजिए, तो ये सेम आएगा आंसर, ठीक है, ये सेम आएगा 8701.875, इसको सोल्व करने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, ए बी आपको दे रखा है, बी सी दे रखा है और आपसे पूछा है ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज आपसे पूछा है। तो देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहां से ये आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां से ए बी कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर है, बी सी है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ट्रिपलेट आपको पता होगा 20, 21, 29, ये ट्रिपलेट होता है। तो करंट कितना हो जाएगा 29। क्लियर है। तो यहां से आपसे पूछा है, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। साइन ए कितना हो जाएगा 20/29, 20/29 माइनस कोस ए, कोस ए का मान कितना हो जाएगा 21/29 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये तो सेम है 20/29 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह 21/29, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, उधर चला जाएगा 29 प्लस 20 माइनस 21 और यहाँ पे देखिए एलसीएम सेम आएगा तो एक नीचे कट जाएगा, तो 29 प्लस 20 प्लस 21 ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए 20 माइनस 1 बचेगा तो 28, यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 29, 30, 50 और 70 ये हो जाएगा। तो 7 चौक 28, तो कितना आ गया इसका 2/5, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ कार्य करते हुए ए बी और सी किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है और बी अकेले उस काम को 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा अकेले उस कार्य को सी कितने घंटे में समाप्त करेगा, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर इस काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 8 घंटे में और बी अकेला इस काम को 6 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। और आपसे पूछा है कि सी इस काम को कितने दिन में करे, कितने घंटे में करेगा। यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क मान लीजिए। देखिए टोटल वर्क क्या करेंगे, टोटल वर्क मानने के लिए इनका एलसीएम मान लीजिए, 3, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, देखिए ये टोटल काम को 3 दिन में 3 घंटे में करता है, 24 है टोटल काम, तो 24 यूनिट को 3 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 8 यूनिट का काम करेगा। ये 1 घंटे में कितना काम करेगा 3 यूनिट का काम करेगा और ये 1 घंटे में 4 यूनिट, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये क्या है इनकी एफिशिएंसी। तो देखिए ए और बी की एफिशिएंसी का सम कितना है, यहाँ पे 4 और 3 7, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है 3, यहाँ है 4। तो बताइए सी की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल एफिशिएंसी 8 है, यहाँ पे 4 और 3 7, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो बताइए सी कितने दिन में काम, सी कितने घंटे में काम करेगा, टोटल वर्क है 24 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, ठीक है। तो कितने घंटे लगेंगे उसको काम करने में 24 घंटे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 13 7 91, 91 और 4 95/13, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो 5/26 ऑफ करेंगे तो इंटू, यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे क्या है जो डिनोमिनेटर में सेम है, तो यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए 4 और 7 11 और यहाँ पे 3 और 2 5 हो रहा है तो 1 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 12। क्लियर। प्लस यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे बेस समान बना लेते हैं, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए तो ये सेम बन जाएगा। अब देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे -2/6 है, तो माइनस का क्या आएगा 1/6 आएगा। तो यहाँ से 56 30 यानी 29/6 यह आएगा। यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो ये इसको उल्टा कर दीजिए, तो 95/13 उल्टा करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये उल्टा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा और ये प्लस 29/6। सोल्व कर लीजिए इसको, देखिए 13 दूना 26, 2 से काटेंगे तो 6 बार, यहाँ से 5 से काट दीजिए तो 19/95। तो इसको सोल्व करेंगे तो 19/6 और ये क्या है 29/6, तो कितना आ गया इसका 48, ठीक है। 20 30 48/6, तो आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले 3 महीनों के दौरान किसी परिवार का औसत मासिक खर्च कितना है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है इसका 18,600 रुपए। अगले 4 महीने के दौरान 21,750 रुपए हैं और वर्ष के आखिरी 5 महीनों के दौरान 22,840 रुपए था।
यदि वर्ष के दौरान कुल बचत इतने रुपए थी तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी। ठीक है, इनका देखिए टोटल एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, इनकी सेविंग दे रखी है, आपसे पूछा है इनकी एवरेज इनकम कितनी थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। तो इनका टोटल एक्सपेंडिचर यानी पहले देखिए 3 महीनों के लिए कितना है, पर मंथ का खर्चा है 18,600। क्लियर है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए 3 से गुना करेंगे तो 0, 3 से 36 18, हासिल 1, 8 या 24 और 1 25, 2, 3 और 2 5। ठीक है, ये आ गया। फिर अगले 4 महीनों के दौरान एवरेज कितना है इनका 21,750। यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए तो देखिए 0, 5 चौक 20, 2, 7 चौक 28 और 30, 3, 4 और 3 7 और 4 3 8। ठीक है, और लास्ट के 5 महीनों का, ठीक है, लास्ट के 5 महीनों के दौरान कितना है 22,840। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। 0, 5 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 लगा दीजिए, उसका आधा कर दीजिए 114200, ये आएगा। तो 114200। ठीक है, यहाँ जाएगा 114200। ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा इनका पूरी साल का। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, इनका खर्चा है। तो देखिए पूरी कंप्लीट साल का इतना एक्सपेंडिचर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर अपन निकाल लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इनको जोड़ दीजिए, देखिए सभी को, तो 0 0, 8 और 10 0, हासिल 1, 5 6 6 12 13, 13 4 17, हासिल 1, 6 7 7 14 15 और यहाँ पे। ठीक है, तो इनका एक्सपेंडिचर कितना आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 2,57,000। क्लियर है, तो ये है एक्सपेंडिचर। अब इसने बोला है कि इनकी जो टोटल सेविंग है, इनकी सेविंग कितनी है 1,43,020। ये इनकी सेविंग है। तो अगर एक्सपेंडिचर में इनकी सेविंग जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगी इनकी। ठीक है, ये इनकम आ जाएगी, तो इनको जोड़ दीजिए 0 2 0, 7 और 3 10 का 0, हासिल 1, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4। तो ये टोटल इनकम आ गई कितने महीने की, 12 महीने की। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। ठीक है, इनका एवरेज पूछा है पूरी साल का। तो देखिए पूरी साल का एवरेज पूछा है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका एवरेज आ जाएगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 36, कितना बच जाएगा 4, तो 12 36, फिर से 4 बच जाएगा, तो 12 36 और यहाँ पे, ठीक है, 12 36 4 और यहाँ पे 12 36 और अब बच जाएगा 12 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका 33,335 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।